गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं बॉटनी से डॉक्टर पिंकी सैनी मेहता पीजी कॉलेज से। लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कौन कौन से उनके जनरल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। आज अपन बात करते हैं उन्हीं एंजियोस्पर्म प्लांट्स की लाइफ साइकिल, यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में हम पर्टिकुलर एक प्लांट्स की लाइफ साइकिल की बात करें चाहे एक से ज़्यादा की बात करें, एक समान लाइफ साइकिल होती है। कुछ ही प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक टाइप से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो आज की अपनी हेडिंग है लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। पादपों का जीवन चक्र। पादपों का जीवन चक्र। हर एक प्लांट्स का जीवन चक्र शुरू होता है एक बीज के अंकुरित होने से, और जब वो बीज अंकुरित होता है, मैं ये बनाती हूँ एक सीड। जब ये सीड अपना जर्मिनेशन करता है तो क्या बना लेता है, एक सीडलिंग, और ये सीडलिंग क्या बना देता है, प्लांट। प्लांट क्या करता है, अपना डेवलपमेंट करता है, और प्लांट के ऊपर क्या लगते हैं, फ्लावर। ये फ्लावर जो है वो होते हैं मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। तो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट में भी हो सकते हैं। एक मेल ऑर्गन्स और फीमेल ऑर्गन्स भी एक ही फ्लावर में हो सकते हैं, या फिर अलग अलग हो सकते हैं। तो मैं अब इसकी जीवन चक्र को समझाने के लिए स्टार्ट कर रही हूँ फ्लावर से, क्योंकि इसका बीज का बनना, सीडलिंग का बनना, ये तो इसमें आगे की प्रोसेस है। ये बनाया मैंने सबसे पहले एक फ्लावर का डायग्राम, जिसमें सबसे बाहर की ओर प्रेजेंट होते हैं कैलिक्स पार्ट। सबसे बाहर की ओर क्या प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से इसमें कैलिक्स पार्ट प्रेजेंट होते हैं। इस कैलिक्स पार्ट के अंदर की ओर प्रेजेंट होते हैं कलरफुल पार्ट, इस तरीके से, जिनको क्या कहा जाता है, इनका कोरोला पार्ट। इन कैलिक्स के बाद में इन कोरोला की संख्या जो है वो सब प्लांट्स में अलग अलग होती है। इसके बाद में इसके सेंटर पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से घूमता हुआ ये भाग ऊपर की ओर जाके और क्या बना देता है, स्टिग्मा पार्ट। और स्टिग्मा के पास में से इस भाग से जुड़े हुए इस तरीके से क्या निकलते हैं, एंथर पार्ट निकलते हैं, इस तरीके से। ये हुए एंथर पार्ट। तो अब अपन इसकी लेबलिंग कर देते हैं। सबसे नीचे वाला भाग जिससे फ्लावर को पकड़ा जाता है क्या कहलाता है, पेडिसिल। जिसके ऊपर ये फ्लावर बैठा हुआ है ये क्या कहलाता है, थैलेमस। ये सबसे बाहर की ओर जो भाग प्रेजेंट है ग्रीन कलर का, कैलिक्स। ये कलरफुल पंखुड़ियाँ क्या कहलाती हैं, कोरोला। ये भाग जो वाइट कलर का दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है, स्टेमन। और ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसको सिंगल मेंबर को क्या कहते हैं, पिस्टिल। इस पिस्टिल के 3 पार्ट हैं। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट तो क्या कहलाता है, स्टिग्मा। और ये जो बीच में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्या कहलाता है, स्टाइल। और ये सबसे नीचे की ओर फूला हुआ पार्ट क्या कहलाता है, ओवेरी। इस ओवेरी के अंदर इस तरीके से जो है बहुत सारे ओवुल्स जो हैं वो लगे हुए होते हैं। ये पार्ट ये क्या कहलाते हैं, इसमें ओवुल। और ये सारे ओवुल्स जो हैं वो किससे जुड़े हुए होते हैं, प्लेसेंटा से जुड़े हुए होते हैं। अब मैं आपको इसमें आगे चलूँ तो मैं आपको समझाऊँ
कि हम इसकी लाइफ साइकिल को समझने के लिए कैलिक्स और कोरोला तो केवल पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के समय यूज होते हैं, लेकिन इसकी पिस्टिल और स्टेमन्स क्या हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब हम नेक्स्ट पेज पे मैं आपको समझाती हूँ कि इसके पिस्टिल पार्ट और स्टेमन पार्ट्स दोनों को मैं सेपरेट बनाते हुए समझाती हूँ कि मैंने ये पार्ट लिया इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये इधर लिया मैंने इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसकी जो सेल्स इसके डेवलपमेंट में भाग लेती हैं वो, और इस एंथर के डेवलपमेंट में भाग लेने वाली सेल, इसके डेवलपमेंट में जो भाग लेती हैं वो सेल तो क्या होती हैं, माइक्रो स्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रूप में डेवलपमेंट में भाग लेती है वो सेल होती हैं उसके ओविल की सेल, और क्या बनाती हैं, मेगा स्पोर मदर सेल, क्या बना देती हैं, मेगा स्पोर मदर सेल। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं इनके द्वारा तो किसका निर्माण होता है, माइक्रो स्पोर का, कौन से डिवीजन से, मियोसिस डिवीजन के बाद में। और इधर इनके अंदर जब मियोसिस डिवीजन होता है तो कौन सी सेल बनती हैं, मेगा स्पोर। चाहे माइक्रोस्पोर हो और चाहे मेगा स्पोर हो, ये क्या होती हैं, या तो टेट्राड के रूप में होती हैं या फिर ये लीनियर शेप में होती हैं या फिर ये टी शेप में होती हैं, चाहे मैं इनकी बात करूं और चाहे इनकी बात करूं। लेकिन अब याद रखने वाला पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट, वो क्या है कि जब माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होते हैं तो सारे माइक्रोस्पोर किसका निर्माण करते हैं, टेट्राड फॉर्मेशन में माइक्रोस्पोर का। लेकिन जो मेगा स्पोर होते हैं ये मोस्टली किस शेप में पाए जाते हैं, लीनियर शेप में पाए जाते हैं। तो उनमें से 3 जो है वो क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट, और एक क्या बचता है, फंक्शनल मेगा स्पोर। इसमें सारे फंक्शनल हैं, इसमें एक फंक्शनल बचता है, इसीलिए ये माइक्रोस्पोर आकार में कैसे होते हैं, छोटे, स्मॉल साइज के। इनमें से 3 नष्ट हो गए, एक फंक्शनल बच गया, इसलिए यह आकार में कैसा होता है, बड़े आकार का होता है, बड़े आकार का। अब ये माइक्रोस्पोर क्या करेगा, अपना जर्मिनेशन करेगा और जर्म ट्यूब बनाकर कहाँ तक पहुँचेगा, मेगा स्पोर तक पहुँचेगा। तो ये माइक्रोस्पोर क्या करता है, अपना जर्मिनेशन करता है, जर्म ट्यूब बनाता है। ये बनाया मैंने माइक्रोस्पोर। ये माइक्रोस्पोर जर्मिनेशन करके और इस तरीके से क्या बनाता है, जर्म ट्यूब। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जब माइक्रोस्पोर अपना जर्मिनेशन करता है तो इसकी जो आर्कीस्पोरियल सेल होती है वो विभाजन करके और लास्ट में कितने न्यूक्लियस बनाती है, 5 न्यूक्लियस बनाती है। एक प्रोथीलियल फर्स्ट, एक प्रोथीलियल सेकंड, एक स्टाल्क न्यूक्लियस, एक ट्यूब न्यूक्लियस और एक बॉडी न्यूक्लियस। तो बॉडी न्यूक्लियस विभाजित होकर के क्या बना रहा था, 2 मेल गैमेट बना रहा था। उन दोनों मेल गैमेट की प्रोटेक्शन का काम कौन कर रहे थे, ट्यूब न्यूक्लियस और स्टाल्क न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस में सॉरी कि जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसमें इस तरीके से 4 न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जिनमें से सबसे आगे की ओर ये क्या प्रेजेंट होती है, स्टाल्क न्यूक्लियस,
बीच में ये दोनों क्या होते हैं, मेल गैमेट, और सबसे लास्ट में क्या होता है, ट्यूब न्यूक्लियस। अब जैसे ही ये किसके पास पहुंचते हैं, इस मेगास्पोर के पास में पहुंचते हैं। इस मेगास्पोर की एग सेल किसके साथ में, इस मेल गैमेट के साथ में, इस मेल गैमेट के साथ में क्या कर लेती है, अपना फ्यूज़न, क्या कर लेती है, अपना फ्यूज़न। जैसे ही ये अपना फ्यूजन करती है तो यानी कि कौन सी प्रोसेस कंप्लीट हुई, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। कौन सी प्रोसेस कंप्लीट हो गई, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की। और इसके फ्यूजन से किसका निर्माण हो गया, जाइगोट का। किसका निर्माण हो जाता है, जाइगोट का निर्माण हो जाता है। यही जाइगोट आगे डेवलपमेंट करके क्या बना देगा, एम्ब्रियो। यही एम्ब्रियो अपना पोषण लेगा और किसका निर्माण कर देगा, सीड का। और इस सीड को अब पोषण कौन प्रदान करेगा, ये दूसरा जो मेल गैमेट यहाँ बचा हुआ था, सेकंड जो मेल गैमेट बचा था, ये सेकंड मेल गैमेट, ये किसके साथ फ्यूजन कर लेता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। और सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करके किसका निर्माण कर रहा था, एंडोस्पर्म का निर्माण कर रहा था। ये एंडोस्पर्म कंटिन्यूस रूप से इस सीड को क्या प्रदान करेगा, पोषण प्रदान करेगा। और जैसे ही ये एंडोस्पर्म जो ट्रिपल एन है, क्योंकि एक एन है मेल गैमेट का और 2n है सेकेंडरी न्यूक्लियस का, तो n प्लस 2n इक्वल टू 3n, तो एंडोस्पर्म होता है 3n। और इधर एक मेल गैमेट n और एक एग सेल n, तो जाइगोट क्या बन जाता है, 2n, यानी n प्लस n इक्वल टू 2n। ये एंडोस्पर्म इस सीड को पोषण प्रदान करता है और सीड का क्या हो जाता है, डेवलपमेंट होने के बाद में ये सीड क्या कर लेता है, अपना वापस जर्मिनेशन, और क्या बना लेगा, सीडलिंग। और सीडलिंग से क्या बन जाएगा, प्लांट। और प्लांट जब अपना रिप्रोडक्शन करेगा तो किसका निर्माण हो जाएगा, फ्लावर का। वापस हम वहीं पहुंच गए जहां फ्लावर बना था। यानी कि ये एक पर्टिकुलर प्लांट की लाइफ साइकिल है कि जब एक प्लांट अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट करता है तब से लेकर के, और जब वो प्लांट वापस अपने अंदर क्या कर लेता है, सीड का फॉर्मेशन कर लेता है, तब तक उसके अंदर वापस किसका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, फ्लावर का फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये कंप्लीट हुआ आज हमारा एक टॉपिक कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, कि प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को कैसे कंप्लीट करता है। नेक्स्ट हेडिंग है कि इस प्लांट में जो इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है उसमें कौन कौन से स्टेप्स होती है, कि एक टिपिकल लाइफ साइकिल जो होती है एंजियोस्पर्म की वो किस तरीके से पूर्ण होती है। टिपिकल लाइफ साइकिल कौन सी वाली, एक प्रारूपिक जो लाइफ साइकिल है वो किस प्रकार से पूर्ण होती है, टिपिकल लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनकी टिपिकल लाइफ साइकिल किस प्रकार से पूर्ण होती है। इसके छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ इसको शॉर्ट में समझाऊंगी क्योंकि इनकी डिटेल जो है वो एक टॉपिक्स के रूप में है, फिर अपन पर्टिकुलर एक एक टॉपिक की बात करेंगे। तो इसके अंदर जो है सबसे फर्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फर्स्ट टॉपिक क्या आता है, माइक्रोस्पोरोजेनस, दूसरा नाम होता है इसका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
स्पोरोजेनेसिस। इस माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस के द्वारा किसका डेवलपमेंट होगा? मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा। तो दूसरी स्टेप क्या हो जाएगी? डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया से ही किसका डेवलपमेंट होता है? मेल गैमेट का डेवलपमेंट होता है। और तो नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाती है? डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। एक तरफ मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट चल रहा होता है और इसी के पैरेलल किसका? मेगास्पोरोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है वो चल रही होती है। तो दूसरी नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आता है इसके अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस जैसे ही इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। किसके द्वारा? इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा। उसी प्रकार से इस मेगास्पोरोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा फीमेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट से पहले एक स्टेप और कंप्लीट होती है। क्या? टाइप ऑफ ओव्यूल्स। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आती है? टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के प्रकार कि जो ओव्यूल है वो कितने प्रकार के होते हैं और इन्हीं ओव्यूल के अंदर किसका डेवलपमेंट होगा? मेगास्पोरोजेनेसिस का। यहाँ था ये मेगास्पोरोजेनेसिस। इसी ओव्यूल में अब किसका डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा? इन्हीं की सेल से मेगास्पोर का। तो क्या बन जाएगा? डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोरोजेनेसिस हो चुकी है, उसके बाद में टाइप्स ऑफ ओव्यूल आता है और उन्हीं ओव्यूल से किसका डेवलपमेंट हो जाता है? फीमेल गैमेटोफाइट का। यानी कि मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो यहाँ कंप्लीट हो जाती है। एक तरफ मेल गेमेटोफाइट बन चुका है, एक तरफ फीमेल गेमेटोफाइट बन चुका है। दोनों के मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बन चुके हैं। तो अब ये क्या करेंगे? अपना पॉलिनेशन करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? पॉलिनेशन। जैसे ही दोनों के बीच में पॉलिनेशन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद में क्या होता है? इसके अंदर फर्टिलाइजेशन। कौन सी प्रोसेस होती है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। और ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया होने का मतलब क्या हुआ कि अब इस प्लांट के अंदर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बन जाएगा? इसमें जाइगोट, और जाइगोट के बाद में किसका निर्माण हो जाएगा? एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स तो होते हैं उनकी ये टिपिकल लाइफ साइकिल जो है वो 7 जो स्टेप्स हैं उनमें कंप्लीट होती है। कि सबसे पहले इसके अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया होती है और माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया से जो माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट क्या कहलाता है? डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। ये एक तरफ मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसी प्रकार से या तो उसी फ्लावर में या फिर दूसरे फ्लावर में किसका डेवलपमेंट हो रहा होता है? फीमेल गेमेटोफाइट के लिए मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया हो रही होती है। तो क्या चलता है? मेगास्पोरोजेनेसिस। इस मेगास्पोरोजेनेसिस में और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के स्टेप में एक थोड़ा सा वेरिएशन है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में तो डायरेक्ट माइक्रोस्पोर बन जाते हैं, लेकिन मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है कि हर एक जो मेगास्पोर बनता है वो एक फंक्शनल होता है। 3 उसमें डीजेनरेट फॉर्म में चले जाते हैं और ये किसका निर्माण कर देता है? ओव्यूल का निर्माण करता है। वो ओव्यूल बाद में किसका डेवलपमेंट करता है? इस फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट करता है। जब एक तरफ मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो चुका होता है और एक तरफ फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो चुका है, तो दोनों के डेवलपमेंट के बाद में दोनों के अंदर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर मैच्योर हो जाते हैं और ये मैच्योर होकर के किसका निर्माण कर देते हैं? पॉलिनेशन की क्रिया। यानी कि कैसे भी करके
हवा द्वारा, इंसेक्ट द्वारा, कॉन्टैक्ट द्वारा, वाटर द्वारा ट्रांसफ़र होते हैं और यहाँ तक पहुँच जाते हैं फीमेल गेमेटोफाइट तक और अपना पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन और लास्ट में एम्ब्रियो का निर्माण कर देते हैं। और यही एम्ब्रियो आगे जा कर के क्या बना देगा, सीड। और यही सीड थोड़े टाइम्स के लिए तो रहेगा डोर्मेंसी स्टेज में और डोर्मेंसी स्टेज के बाद में ये किस में चला जाएगा, सीडलिंग में, जर्मिनेशन में। जब इनको फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन जब मिल जाती हैं तो ये अपना क्या कर लेते हैं, जर्मिनेशन कर लेते हैं और किसका निर्माण कर देते हैं, प्लांट का निर्माण कर देते हैं। ये तो हुआ इसकी टिपिकल लाइफ साइकिल। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इनके अंदर जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया होती है, इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा किस प्रकार से इसके अंदर जो है किसका, एंथर का डेवलपमेंट होता है, एंथर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उस एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग है एंथर की स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। पहले मैं आपको एंथर की स्ट्रक्चर का डायग्राम बना देती हूँ और एंथर के स्ट्रक्चर के डायग्राम के बाद में हम देखते हैं इसके अंदर कि इसका डेवलपमेंट जो है वो किस प्रकार से होता है। तो एंथर की जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही एक पार्ट ऐसा है जिसके अंदर किसका डेवलपमेंट होगा, मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा। तो सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसमें मैं समझाऊंगी आपको कि किस प्रकार से इसके अंदर बाइलोक्यूलर या फिर टेट्रालोक्यूलर कंडीशन जो है वो उत्पन्न होती है। ये हुआ स्ट्रक्चर। अब अपन इसको सेलुलर टाइप का बना देते हैं कि सबसे बाहर की ओर इसमें इस तरीके से प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस लेयर। इस तरीके से इसके चारों तरफ जो है वो प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस की लेयर। इस एपिडर्मिस के अंदर की ओर इसमें प्रेजेंट होगी एंडोथीशियम। एंडोथीशियम वॉल के अंदर की ओर प्रेजेंट होती है मिडिल लेयर और मिडिल लेयर के अंदर की ओर प्रेजेंट होती हैं टैपिटम। तो पर्टिकुलर रूप से जो एंथर पार्ट होता है उसको मेन रूप से दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इसके अंदर की ओर मैं थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की बना देती हूँ जो समझाने में थोड़ा सा ठीक रहेगा। इस तरीके से होती हैं एंडोथीशियम लेयर, जो लंबाई में थोड़ी कम होती हैं लेकिन चौड़ाई में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इस तरीके से सिंगल लेयर के रूप में, लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे भी होंगे जिनके अंदर ये एंडोथीशियम की जो लेयर है वो 3 लेयर्स में भी क्या होगी, प्रेजेंट होगी। वैसे तो मोस्टली ये सिंगल लेयर ही होती है पर कुछ के अंदर ये जो है मल्टी लेयर्ड भी होती है। अब मैं बात करती हूँ एंडोथीशियम के अंदर की ओर होती है टैपिटम लेयर। ये टैपिटम लेयर क्या करती है, इनको पोषण प्रदान करने का काम करती है। किसको? जो माइक्रोस्पोरोजिनस सेल थी जो लास्ट में स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएगी और स्पोरोजिनस टिश्यू बना करके और फिर उनको पोषण प्रदान करेगी। वो स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होते हैं कि कुछ टाइम बाद में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो माइक्रोस्पोर को रेगुलर रूप से जैसे ही पोषण प्रदान करती हैं तो उनकी सेल्स नष्ट हो जाती हैं। यानी कि टैपिटम की जो सेल्स होती है वो कुछ टाइम बाद में क्या हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है। ये तो हुए ये बाहर की ओर। अब बनाते हैं इनके सेंटर पार्ट की ओर। इस तरीके से थोड़े से बड़े आकार की ये सेल इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। इनके अंदर की ओर ये भरे हुए होते हैं माइक्रोस्पोर। इस तरीके से
वैसे ही इसमें भी प्रेजेंट होती है। ये अपना साइज में थोड़ा सा छोटा बन गया, बाकी ये होते थोड़े से बड़े आकार के हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि नीचे वाले जो 2 एंथर लोब होते हैं वो आकार में नॉर्मल साइज के जो एंथर लोब होते हैं उनसे थोड़े छोटे ही होते हैं। इनके बीच में जो है एक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है जहाँ दोनों एंथर लोब जुड़े हुए होते हैं उसके पास में। तो ये वाला जो हिस्सा होता है ये इस तरीके से कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। ये पार्ट कहलाता है इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू, और बाकी सारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं ये एंडोथीशियम वाली लेयर्स। ये इस तरीके से ये। अब अपन इसकी लेबलिंग कर देते हैं। ये है इसका टीएस सेक्शन ऑफ एंथर, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। इसकी लेबलिंग करेंगे हम। तो ये सबसे बाहर की ओर जो है वो क्या प्रेजेंट है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर की ओर जो आपको पिंक कलर की दिख रही है ये पार्ट होता है इसका एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के अंदर की ओर प्रेजेंट होती है इसके अंदर मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर के अंदर की ओर एक लेयर जो है और प्रेजेंट होती है इस तरीके से। ये लेयर होती है टैपिटम की लेयर। इस तरीके से इसमें एक सिंगल लेयर और होती है जो इस प्रकार से क्या बना देती है, टैपिटम की लेयर बना देती है। ये होती है टैपिटम लेयर। ये लेयर होती है टैपिटम लेयर। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें हम तो सबसे बाहर क्या होती है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर की ओर क्या प्रेजेंट होती है, एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के अंदर की ओर क्या प्रेजेंट होती है, मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर के बाहर की ओर ये क्या प्रेजेंट होती है, टैपिटम, केवल एंथर। और उधर मैं बात करूं मेगास्पोर की, तो मेगास्पोर और एंथर इन दोनों में इसी वॉल का डिफरेंशिएशन होता है कि टैपिटम जो है वो केवल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के समय बनते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस के टाइम पर नहीं बनते हैं। ये हुई टैपिटम। और ये जो हमें ब्लैक कलर की सेल्स जो हमें सेंटर पार्ट में दिखाई दे रही हैं, ये सेल्स होती हैं स्पोरोजीनस सेल। कौन सी सेल होती हैं, ये स्पोरोजीनस सेल्स होती हैं। अब आपको यहाँ पर एक अलग टाइप के टिश्यू दिखाई दे रहे होंगे जो इन एंथर लोब्स को, जो लेफ्ट साइड के एंथर लोब्स हैं उनको राइट साइड के जो एंथर लोब हैं उनसे कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम रख दिया जाता है कनेक्टिव टिश्यू। तो ये वाला पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, कनेक्टिव टिश्यू। ये पार्ट कहलाता है कनेक्टिव टिश्यू। अब मैं आपको इसमें समझाती हूँ कि हर एक फ्लावर में एक स्टेमन्स होता है। हर एक स्टेमन्स के 3 पार्ट होते हैं, एक एंथर, एक उसका फिलामेंट और एक उसका कनेक्टिव टिश्यू। मोस्टली ये लिखा मिलता है कि एक एंथर के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है फिलामेंट और एक होता है उसका एंथर पार्ट। अब ये फिलामेंट की स्ट्रक्चर हम नहीं शो करते क्योंकि फिलामेंट केवल उसको अटैच रखने का, उसको जोड़ के रखने का काम करता है, लेकिन एंथर पार्ट एक ऐसा पार्ट है जो उसको पूरे को कनेक्ट करके रखने का काम करता है। तो ये हुआ एंथर। इस एंथर का जब हम सेक्शन काटते हैं तो हमें इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। अब मैं आपको इसको एक बार आउटलाइन डायग्राम की जगह जब हम सेक्शन काटते हैं उससे पहले की बात समझाती हूँ कि एंथर क्या होते हैं, एंथर लोब क्या होते हैं और थीका क्या होते हैं। जैसे मैंने डायग्राम में बनाया आपको
कि इस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर होती है और ये यूँ जुड़ी हुई होती हैं। तो हमें देखने में ये क्या दिख रहे हैं, दो एंथर दिख रहे हैं। तो ये पूरी स्ट्रक्चर तो क्या कहलाती है इसमें, एंथर। और ये जो दो पार्ट दिख रहे हैं, एक ये और एक ये दोनों क्या कहलाते हैं, एंथर लोब। लेकिन जब हम इनका सेक्शन काटते हैं तो हमें ये कैसे दिखाई देते हैं, ये तो ये ऊपर वाला हिस्सा जिससे ये जुड़े हुए हैं और ये यूँ होते हैं, यानी कि चार इसमें क्या प्रेजेंट होती हैं, थीका। तो मैं इसको यूँ कह सकती हूँ ना कि एक एंथर में दो एंथर लोब होती हैं तथा दो एंथर लोब में 4 थीका प्रेजेंट होती हैं, 1 2 3 4। तो मैंने जो ये डायग्राम समझाया आपको, ये कौन सा है, थीका का डायग्राम है। कंप्लीट जो एंथर है उसके डायग्राम को इसमें समझाया है। कि अब यहाँ बात करते हैं हम पर्टिकुलर एक पार्ट की, एक थीका की। चाहे हम एक थीका की बात करें, चाहे हम चारों थीका की बात करें, लेकिन सारी सेल्स, सारी लेयर्स सभी में प्रेजेंट होती हैं, केवल कनेक्टिव टिश्यू को छोड़कर। केवल कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा है जो एक एंथर लोब की थीका को दूसरे एंथर लोब की थीका से कनेक्ट करने का काम करता है। बाकी जो है एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम लेयर है, मिडिल लेयर है, उसकी टैपिटम है और उसके स्पोरोजीनस सेल हैं। ये सारी हर एक थीका के अंदर क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ये देखिए आपको हर एक थीका में जो है इनके अंदर क्या दिखाई दे रही है, इनकी ये सारी वॉल्स दिखाई दे रही हैं। तो हम अब नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं कि एंथर पे पाई जाने वाली वॉल्स की, जो एंथर होती हैं उसमें कौन कौन सी वॉल्स पाई जाती हैं। पर मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा टॉपिक और समझाना चाह रही हूँ कि इस एंथर का डेवलपमेंट हुआ कैसे। वॉल तो ठीक है कि हमें डिटेल से पढ़नी ही है, पर इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। ये इतनी बड़े साइज की ऐसे 4 लोब लाइक स्ट्रक्चर, थीका लाइक स्ट्रक्चर बनी तो कौन सी सेल से बनी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो नेक्स्ट अपन जो है इसके अंदर करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथर। नेक्स्ट हेडिंग है डेवलपमेंट ऑफ एंथर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि यू स्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर इस एंथर का जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है, यू स्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट होता है। यू स्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट कि जो ये यू स्पोरेंजिएट टाइप के डेवलपमेंट की सेल्स होती हैं, ये सेल्स का मतलब है कि एंथर के डेवलपमेंट के समय जो भाग लेंगी सेल्स वो क्या होंगी, संख्या में 1 से ज़्यादा होंगी। ये सेल्स क्या होती है, संख्या में 1 से ज़्यादा होती हैं जब इसके डेवलपमेंट में भाग लेती हैं। और वो सेल जब ग्रुप में भाग लेती हैं तो उनका डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया जाता है, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स। जो किसके डेवलपमेंट में भाग ले रही हैं, एंथर के डेवलपमेंट में भाग ले रही हैं, तो उनका नाम क्या रख दिया जाता है, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स। अविभेदित कोशिकाएं जिनका विभेदन नहीं हो पाता, ये सेल्स अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स जैसे एंथर के डेवलपमेंट में भाग लेती है तो ये 2 प्रकार की सेल बनाएंगी। डेवलपमेंट तो करेंगी, डेवलपमेंट तो तभी होगा जब इनमें डिवीजन होगा। तो इनमें जैसे ही डिवीजन होता है तो ये 2 सेल बनाती है। जब ये 2 सेल बनाती हैं तो एक ही डिवीजन करती है हमेशा, कौन सा, पेरिक्लिनल। पेरिक्लिनल डिवीजन से क्या होता है, एक सेल ऊपर बनती है, दूसरी सेल नीचे बनती है। तो ये कौन सी सेल डिवीजन करती हैं, पेरिक्लिनल डिवीजन। जैसे ये पेरिक्लिनल डिवीजन करती हैं तो 2 सेल बनती हैं। एक सेल बनती है बाहर की ओर, एपिडर्मिस,
कौन सी सेल बन जाती है? एक सेल एपिडर्मिस सेल बनती है और इसी के साथ में दूसरी सेल बन जाती है आर्कीस्पोरियम सेल। दूसरी कौन सी सेल बनती है? आर्कीस्पोरियम सेल। अब एपिडर्मिस सेल जो है वो तो किसका निर्माण कर देंगी? एपिडर्मल लेयर का, यानी बार बार विभाजन कर लेंगी और क्या बना देंगी? एपिडर्मल लेयर। मैं इसको नंबर डाल देती हूँ 1। और जो आर्कीस्पोरियल सेल है, अब ये डिवीजन करती है पेरिक्लिनल भी और साथ में एंटी पेरिक्लिनल भी। और कितनी सेल बनाती है? 2 सेल। तो जो फर्स्ट टाइम बनती हैं उनका नाम क्या रख दिया जाता है? प्राइमरी पैराइटल सेल। तो एक सेल तो कौन सी बनी? प्राइमरी पैराइटल सेल। और प्राइमरी पैराइटल सेल के साथ ही एक सेल और बन जाती है, कौन सी? प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। एक बनती है प्राइमरी पैराइटल सेल और एक बन जाती है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। अब जो प्राइमरी पैराइटल सेल है ये तो बार बार अपना डिवीजन करेंगी, क्लियर? और क्या बना देंगी अपने डिवीजन के बाद में? सेकेंडरी पैराइटल सेल। ये सेल डिवीजन करके प्राइमरी थी, अब क्या बना देंगी? सेकेंडरी पैराइटल सेल। सेकेंडरी पैराइटल सेल फिर अपना बार बार डिवीजन करेंगी और 3 टाइप की सेल बनाती हैं। सबसे बाहर की ओर बनाती हैं एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के अंदर की ओर बनती हैं मिडिल लेयर और मिडिल लेयर के अंदर की ओर बनती हैं टैपिटम लेयर। तो सबसे बाहर कौन सी हो गई? एपिडर्मल लेयर। नंबर 2 एंडोथीशियम लेयर, नंबर 3 एपिडर्मल लेयर और नंबर 4 टैपिटम। अब बची कौन सी? प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जा रही हूँ और फिर आपको समझा रही हूँ कि किस प्रकार से ये प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल जो हैं वो किसका निर्माण करती हैं? सेकेंडरी स्पोरोजीनस सेल का। तो ये क्या बना देती हैं? सेकेंडरी स्पोरोजीनस सेल। ये सेकेंडरी स्पोरोजीनस सेल क्या करती हैं? क्या बना देती हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या बना देंगी? स्पोरोजीनस टिश्यू। और जितने भी स्पोरोजीनस टिश्यू बनते हैं वो सारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल में, एसएमसी सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल किसका निर्माण कर देती हैं? माइक्रोस्पोर का। और ये माइक्रोस्पोर किसके रूप में पाए जाते हैं? टेट्राड के रूप में पाए जाते हैं। तो ये हो गई 5th लेयर। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीशियम, उसके अंदर मिडिल लेयर, उसके अंदर टैपिटम। और टैपिटम के अंदर की ओर क्या प्रेजेंट होती है? स्पोरोजीनस सेल, जो लास्ट में किसका निर्माण करेंगी? माइक्रोस्पोर का। अब चलते हैं अपन वापस डायग्राम में अपने में। यही समझाया कि सबसे बाहर क्या है? एपिडर्मिस। 1 नंबर कौन सी सेल है? एपिडर्मिस। नंबर 2 एंडोथीशियम, नंबर 3 मिडिल लेयर, नंबर 4 टैपिटम और सबसे लास्ट स्पोरोजीनस सेल। इनका डेवलपमेंट भी इसी क्रम में होता है जो हमने एक फ्लो चार्ट के फॉर्मेशन में देखा कि सबसे पहले इसके अंदर कौन सी सेल भाग लेती हैं? अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स, अविभेदित
कोशिकाएं, ये अविभेदित कोशिकाएं अपना पेरिक्लिनल, बस ये पॉइंट ये है इम्पोर्टेंट कि पेरिक्लिनल डिवीजन करती है और 2 सेल बना देती हैं। बाहर की ओर बन जाती हैं एपिडर्मिस सेल, अंदर की ओर बन जाती हैं आर्कीस्पोरियम सेल। तो एपिडर्मिस सेल तो बार बार अपना पेरिक्लिनल डिवीजन करके और किसका निर्माण कर देगी, एपिडर्मल लेयर का। और जो आर्कीस्पोरियल सेल थी ये क्या बना देती है, प्राइमरी पैराइटल सेल, और प्राइमरी पैराइटल सेल के साथ साथ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। नाम है पैराइटल, किसका निर्माण करेगी, पेरीफेरी का निर्माण करेगी, परिधि का निर्माण करेगी, बाहर की ओर बनेगी। तो ये प्राइमरी पैराइटल सेल किस में कन्वर्ट हो जाती है, सेकेंडरी पैराइटल सेल में। और सेकेंडरी पैराइटल सेल आगे डिवाइड होकर के क्या बना देती है, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टैपिटम। या मैं दोबारा इसलिए रिवाइज कर रही हूँ कि अभी मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट और समझाऊंगी इस टैपिटम के बारे में। और इधर जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल थी वो बना देती है सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल, ये आगे जा करके टिश्यू बना देंगे, टिश्यू स्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो माइक्रोस्पोर बने। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं इनके, जैसे टाइफा, जैसे लथाइरस, ये ऐसे प्लांट होते हैं इनके अंदर हमेशा क्या होते हैं कि टैपिटम का निर्माण एक पैराइटल सेल के द्वारा नहीं होता है। जो स्पोरोजिनस सेल होती हैं उनमें से वे सेल्स जो पेरीफेरी की ओर होती हैं, यानी मैं अब आपको इसको डायग्राम में दिखाऊं, ये जो परिधि की ओर सेल प्रेजेंट होती हैं, यही सेल, पहले ये माइक्रोस्पोरोजिनस सेल थी, ये माइक्रोस्पोरोजिनस सेल ने किसका निर्माण कर दिया, माइक्रोस्पोर का निर्माण कर दिया। अब ये माइक्रोस्पोर क्या करते हैं, अपनी व्यवस्था करते हैं, जब ये अपना अरेंजमेंट करते हैं तो इनमें से कुछ माइक्रोस्पोर कहाँ चले जाते हैं, परिधि की ओर चले जाते हैं। और जैसे ही ये परिधि की ओर जाते हैं तो धीरे धीरे ये आकार में छोटे तो होते ही हैं और ज़्यादा छोटे बन जाते हैं, और इनके पास जो पोषण होता है उनको बड़े वाले जो माइक्रोस्पोर साइज के होते हैं वो इनका अवशोषण कर लेते हैं और ये क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यानी कि परिधि की ओर जो माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं जो स्पोर मदर सेल का निर्माण करते हैं उनकी डेथ हो जाती है और वो इसकी पेरीफेरी पार्ट की ओर क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, वो पोषण प्रदान करने का काम करते हैं, इसलिए वहाँ भी इसका नाम क्या रखा जाता है, टैपिटम ही रखा जाता है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट कि इनके जो टैपिटम से हैं, इनके जो टैपिटम पार्ट थे वो किस प्रकार से अपने पोषण का काम करेंगे। और सबसे बाहर की और जो इसकी वॉल थी, एंडोथीशियम वॉल, एपिडर्मिस वॉल और मिडिल लेयर और टैपिटम, उनके सबके फंक्शन की बात करते हैं। अब मैं सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात कर लेती हूँ। कि एक पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट वो है लॉरेंथस, कि लॉरेंथस एक प्लांट का नाम है, लॉरेंथस, कि लॉरेंथस जो प्लांट है इसके जो एंथर पार्ट है, लॉरेंथस में भी तो एंथर होगा, इसके एंथर जो पार्ट होता है, एंथर जब अपना डेवलपमेंट करता है तो मैंने अभी आपको समझाया था अनडिफरेंशिएटेड सेल से कौन सी सेल बनती हैं, आर्कीस्पोरियम सेल बनती हैं। लेकिन लॉरेंथस एक ऐसा प्लांट है एंथर के डेवलपमेंट के समय इसमें आर्कीस्पोरियल सेल का निर्माण नहीं होता है। तो मैं क्या कहूँगी, लॉरेंथस में एंथर डेवलपमेंट के समय, एंथर डेवलपमेंट के समय आर्कीस्पोरियल सेल का निर्माण नहीं होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि इसके अंदर आर्कीस्पोरियल सेल बनती ही नहीं है। कि लॉरेंथस जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है उनके जो एंथर का डेवलपमेंट होता है तो उस टाइम इसके अंदर बनती ही नहीं है। दूसरा पॉइंट एक और इम्पॉर्टेंट है कि इनके हाइपोडर्मिस की सेल जो होती हैं कभी कभी वो डायरेक्ट किसकी जैसे काम करती हैं, स्पोरोजिनस सेल्स की जैसे काम करती हैं। कि इनके अंदर बनने वाली जो हाइपोडर्मिस सेल होती हैं जो एंडोडर्मिस के अंदर की ओर होती हैं, ये हाइपोडर्मिस सेल
डायरेक्ट ही किसका निर्माण कर देती हैं, स्पोरोजीनस, किसका निर्माण कर देती हैं, स्पोरोजीनस सेल का निर्माण कर देती है। हाइपोटेन्यूज, नॉर्मली हमने पढ़ा है कि स्पोरोजीनस सेल का निर्माण किससे होता है, प्राइमरी पैराइटल सेल से, और प्राइमरी पैराइटल सेल क्या बना देती है, सेकेंडरी पैराइटल सेल, और सेकेंडरी पैराइटल सेल बाद में क्या बनाती है, माइक्रोस्पोरोजीनस सेल। लेकिन यहाँ पर किससे होता है, हाइपोडर्मिस से होता है। ये दो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। अब अपन चलते हैं एंथर के चारों ओर पाए जाने वाली वोल, एंथर वोल। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एंथर के वोल के पॉइंट्स के बारे में। एंथर वोल कि एंथर के चारों ओर जो पाई जाने वाली वोल्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो आज मैं आपको केवल इनको पॉइंट्स के रूप में समझा देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इनको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक वोल जो है वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल है, अब एक इम्पॉर्टेंट वोल है और एक इम्पॉर्टेंट ही रोल प्ले करती है, और सबका एक एक अलग फंक्शन होता है। तो फर्स्ट होती है कौन सी, एपिडर्मिस। सेकंड होती है इसमें एंडोथीसियम। थर्ड होती है इसमें मिडिल लेयर, और फोर्थ होती है टैपिटम। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम, ये पर्टिकुलर रूप से एंथर की क्या होती हैं, वोल होती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इनको डिटेल से पढ़ेंगे कि एपिडर्मिस की वोल जो है वो किस प्रकार से बनी हुई होती है, किसकी बनी हुई होती है, कि एनवायरमेंटल फेवरेबल कंडीशन होती है, अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो किस प्रकार से रैप्चर होगी। टैपिटम लेयर जो है कब तक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, एंडोथीसियम लेयर किस शेप की होती हैं, और जब उनकी शेप होती हैं तो वो किस प्रकार का फंक्शन करती हैं। मिडिल लेयर जो होती है वो उनको आउटर जो प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है वो सब प्रोवाइड करती हैं। तो आज की वीडियो के लिए थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इनको डिटेल से पढ़ते हैं।